नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि अवधिया, प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट नागार्जुना पीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज मैं बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 यूनिट 4 का एक टॉपिक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि कृष्णिका विकिरण। किसी भी पदार्थ से निकलने वाले तापीय उत्सर्जन के बारे में सबसे पहले जो शोध किया था वो गुस्ताव किरचॉफ थे, जिन्होंने 1860 में ये बतलाया था कि कोई भी पदार्थ जिसका ताप 0 डिग्री से ऊपर रहे, 0 केल्विन से ऊपर रहे, वो लगातार अपने ऊष्मीय संतुलन को बनाए रखने के लिए ऊष्मा का उत्सर्जन तापीय विकिरण के रूप में या ऊष्मीय विकिरण के रूप में करता है और अवशोषण भी करता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा पिंड है जो लगातार ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण व उत्सर्जन करता है। परिभाषा के अनुसार एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, पूर्ण कृष्ण पिंड, वो है जो अपने ऊपर पड़ने वाले हर तरह के विकिरण को पूर्णतः अवशोषित भी कर ले और पूर्णतः उत्सर्जित भी कर पाए। क्या हमारे आसपास ऐसी कोई वस्तु है जिसे हम कृष्ण पिंड कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी कह सकते हैं? तो उत्तर है, पृथ्वी में हमारे आसपास शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जिसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने एक मेटल का स्लैब लिया और उसमें एक होल, एक सुराख कर दिया। इस पर उस होल से अंदर जब लाइट जाती है तो वो इतनी बार परावर्तित होती है, उसकी संरचना की वजह से, विशेष संरचना जो गोलीय है, इतनी बार परावर्तित होती है और हर बार परावर्तन के साथ वो अपनी ऊर्जा जो है वो मेटल के पार्टिकल्स को दे देती है। तो वो पूरी की पूरी किरण जो है वो अंदर ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद अवशोषित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये युक्ति एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करती है। अब ये ऊष्मीय विकिरण जिसे हम बार बार कह रहे हैं, जो हमें कोयले में दिखाई देता है, जब उसे जलाया जाता है तो अलग अलग रंगों का प्रकाश निकलता है उसके ताप के आधार पर। ऐसे ही टंगस्टन फिलामेंट को जब गर्म किया जाता है तो उससे भी अलग अलग रंगों का प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये थर्मल रेडिएशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों होता है थर्मल रेडिएशन? तो ये पदार्थ की संरचना में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है कि हर पदार्थ कणों से मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर बना हुआ है। जब इन्हें थोड़ा सा भी ताप मिलता है, जब तक इनका ताप 0 केल्विन परम ताप तक ना पहुंच जाए, तब तक इनकी प्रवृत्ति रहती है कि ये लगातार अपने मध्यमान स्थिति के दोनों ओर वाइब्रेट करते हैं और इस कंपन के दौरान लगातार वे ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं ताकि अपनी तापीय साम्यावस्था को बनाए रह सकें। किसी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन होता है वो आखिर किस तरह का दिखाई देता होगा, ये भी प्रश्न उठता है। तो हम सभी जो हैं वो स्थूल कणों से मिलकर बने हुए, हमारा शरीर हुआ, एनिमल्स का शरीर हुआ, या हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं कणों से मिलकर बनी हुई हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सब के सब ऊष्मीय विकिरण का लगातार अवशोषण और उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, ये इतना कम ऊर्जा का विकिरण होता है, इंफ्रारेड रेंज में होता है, कि इसको देखना हमारी आँखों से संभव नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा मॉल्स में या बड़ी दुकानों में जब हम जाते हैं तो कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो हमारा आभास पाकर ही खुल जाते हैं, क्योंकि उनमें इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है। ये सेंसर हमारे बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी की हीट को सेंस कर लेता है और मैकेनिकली दरवाजे को खोल देता है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि हम सबसे ऊष्मीय विकिरण लगातार निकलता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर इंफ्रारेड के रेंज में जो दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसा स्लैब आप एक देख रहे हैं लंबा सा, इसके एक एंड पर देखें तो जब ताप बढ़ना शुरू होता है तो कोई भी वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है जब उसका ताप काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन उससे आगे जब ताप बढ़ता है तो ये लाल रंग फेड होने लगता है। ताप बढ़ता है लेकिन लाल रंग जो है वो ऑरेंज में, पीले में और अंततः सफ़ेद में बदल जाता है। इससे भी ज़्यादा रेंज में अगर हम पहुंच जाएं कि 10⁷ केल्विन का ताप है, मान लीजिए किसी तारे का, तो वो हमें कैसा दिखाई देता है? तो ये जो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लूइश वाइट हम कह सकते हैं, ये रंग तारों का हमें दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा तप्त पिंड होते हैं। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है गोले का, ये ब्लैक होल है।
ब्लैक होल जो है वो ब्रह्मांडीय पिंडों में एक ब्लैक बॉडी कहा जा सकता है, क्योंकि ये अपने अंदर आने वाले प्रकाश को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देता और जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे थर्मल रेडिएशन के रूप में लगातार ये बाहर उत्सर्जित करता रहता है, जिसे हॉकिंस रेडिएशन कहते हैं। सबसे पहला नियम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए दिया गया था वो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था और ये नियम सार्वकालिक है, आज भी उतना ही सही है, भले नए सिद्धांत आ गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए। ये सिद्धांत ये बतलाता है कि किसी कृष्ण पिंड का ताप अगर T है और उसका ऊर्जा घनत्व अगर m है तो वो इस फॉर्मूले से एक दूसरे से रिलेटेड है, m इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, जहाँ सिग्मा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ताप के चतुर्थ घात के रूप में तेज़ी से इंटेंसिटी आगे बढ़ती है, जैसा कि इस ग्राफ में हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम x एक्सिस पर ताप लें और y एक्सिस पर इंटेंसिटी, तो ये जो इंटेंसिटी है वो पहले धीरे धीरे और थोड़े समय के पश्चात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है उसका डेरिवेशन थर्मोडायनामिक्स का उपयोग करते हुए बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा है वो ऊष्मागति के दूसरे नियम का अवकलक रूप है, जिसमें यह बतलाया गया है कि अगर किसी पदार्थ को TdS ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग कार्य करने में यानी कि PdV के रूप में और कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन मतलब DU के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इस समीकरण को अगर आयतन के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें फॉर्मूला मिलता है del U by del V at constant T इज इक्वल टू T del S by del V at constant T माइनस P। P को नियत माना गया है, इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी रेडिएशन का दबाव, जी हाँ, हर रेडिएशन में दबाव होता है, जैसा हम आगे डिस्कस करेंगे, वो निश्चित रहता है नियत ताप पर। अब हम मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक रिलेशन का उपयोग करते हुए del S by del V at constant T को लिख सकते हैं del P by del T at constant V। इस रूप में लिखने पर इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसमें हम दो परिवर्तन लाएंगे। पहला परिवर्तन है कि U जो कैपिटल U आंतरिक ऊर्जा है उसको हम स्मॉल u इंटू V लिखेंगे, मतलब आंतरिक ऊर्जा बराबर थर्मल रेडिएशन का ऊर्जा घनत्व इंटू दो ब्लैक बॉडी का वॉल्यूम। इस प्रकार से जब U को लिखा जाता है और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो हमको मिलता है स्मॉल u। इसी तरीके से मैक्सवेल के रिलेशन से ये सिद्ध किया जा सकता है कि ऊष्मीय किरणों का जो दबाव है वो उसके ऊर्जा घनत्व स्मॉल u का 1/3 होता है, मतलब U/3 से इसे लिखा जा सकता है। ये दोनों मान जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें मिलता है U के लिए एक स्मॉल u मतलब ऊर्जा घनत्व के लिए एक अवकल समीकरण du/4u इज इक्वल टू dt/t। इस समीकरण के दोनों भागों को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलित कर देते हैं, तो हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम मिल जाता है, ऊर्जा घनत्व बराबर समानुपाती है T⁴ के। तो अभी अभी हमने ऊष्मा गतिकी की बात की, जिसमें यह बतलाया गया कि किसी भी ऊष्मीय विकिरण में एक दबाव होता है। क्या इस दबाव को हमने कभी देखा है? जी हाँ, हम सभी ने इस दबाव को देखा है। हैली कॉमेट जो 76 सालों में एक बार आता है, उसकी संरचना कुछ इस तरह दिखाई देती है जैसा स्लाइड में दिखाई दे रहा है। वास्तव में हैली कॉमेट गोलाकार प्लाज्मा से बना हुआ, बहुत तेज़ी से गति करते हुए गैसेस और आयन से मिलकर बना हुआ एक पिंड है। होता तो वो गोलाकार है, लेकिन जब ये सूर्य के पास से गुजरता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण उसका रेडिएशन का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और उस प्रेशर के कारण ये जो बेचारा हैली कॉमेट है, इसके जो गैसेस हैं ये विकृत हो जाता है इनका स्वरूप, और ये जो है एक पूंछ का आकार ले लेती है, जिसे हैली कॉमेट के टेल के रूप में हम सभी पुकारते हैं। तो ये जो रेडिएशन प्रेशर है इसे नापा कैसे जाता है? बहुत आसानी से पॉइंटिंग वेक्टर की सहायता से रेडिएशन प्रेशर को नापा जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो किसी भी तरह के विकिरण के ऊर्जा घनत्व को नापने के लिए एक वेक्टर है, जिसे डिफाइन किया जाता है 1/μ E×B से। यहाँ पर E और B विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं जो एक ही
विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप नाम से जाने जाते हैं बेसिकली। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं। तो इसे सिंप्लीफाइड रूप में S को हम लिख सकते हैं E² या B² अपॉन म्यू सी। वास्तव में देखा जाए तो पॉइंटिंग वेक्टर ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा के फ्लक्स को ये बतलाता है। मतलब जब विकिरण किसी पृष्ठ पे पड़ता है तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें जो कि स्क्रीन पर आपको दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है वो रेट ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। मतलब फोटोन कण सरफेस पर पड़ते हैं और उनके संवेग में परिवर्तन होता है और ये कुल कार्य किया जाता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को रेट ऑफ वर्क डन के बराबर लिखते हैं। वर्क डन हो गया F.dx, रेट ऑफ वर्क डन हो गया F.dx/dt, और इसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो हम F/A को लिख सकते हैं प्रेशर, और dx/dt को लिख सकते हैं विकिरण का चाल, जिसे कि किसी भी विकिरण के चाल को प्रकाश के वेग के बराबर माना जाता है, इसलिए इसे c लिख देते हैं। तो S = PC। अब हम आ जाते हैं वाइट पार्ट पर, बाईं तरफ वाले स्लाइड पर। तो यहाँ पर हमने इसी फॉर्मूले से लिखा है P = S/C की जगह हमने 2S/c लिखा है, क्योंकि जब विकिरण किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी होता है, तो इन दोनों का सम जो है वो दबाव को बनाने में प्रभावी होता है, इसलिए हम इसे 2S/c लिखते हैं। तो इस प्रकार से रेडिएशन प्रेशर को नापा जा सकता है। स्टीफन लॉ के हिसाब से रेडिएशन प्रेशर जो है वो ऊर्जा घनत्व के 1/3 भाग के बराबर होता है, ये भी सिद्ध किया जा सकता है। और ऊर्जा घनत्व हमने देखा है कि T के चतुर्थ घात के बराबर होता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम नाप कर देखें तो यदि रूम टेम्परेचर की कोई वस्तु है, उसके रेडिएशन प्रेशर को नापें तो वो 10⁻⁻12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है। मतलब कि लगभग इसको नगण्य माना जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पिंड की बात करें जैसे तारे हैं, सूर्य हैं, जिनका जो कोर टेम्परेचर है वो 10⁻7 केल्विन के आसपास भी कई बार देखा गया है, तो इस स्थिति में जो प्रेशर होता है वो 10⁻6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसी का प्रभाव हेलिकोमेट पर हमको देखने को मिलता है। तो ये था थर्मल रेडिएशन के प्रेशर को, उसके दबाव को कैसे नापा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं कि कृष्णिका विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या कैसे की गई। ये बहुत एक ट्रिकी प्रश्न था। एक बहुत सीधा साधा सा स्पेक्ट्रम है जो कि लाल रंग से इस स्लाइड में दिखाया गया है। अगर हम तीव्रता और तरंग धैर्य, उस विकिरण का तरंग धैर्य जिस रंग का प्रकाश कोई तप्त वस्तु एमिट कर रही है, उनके बीच एक ग्राफ खींचे तो हमको एक इस तरह का पीक दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए किसी निश्चित ताप पर कोई वस्तु एक पर्टिकुलर कलर की लाल, पीला, ऑरेंज या सफ़ेद दिखाई दे सकती है। तो क्योंकि कृष्णिका विकिरण जो है वो विकिरण पर आधारित था, तो रैले और जीन्स ने उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स की थियरी जो थी, मैक्सवेल की रेडिएशन थियरी उनके पास थी, और उसकी सहायता से उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसे रैले जीन्स लॉ कहा जाता है। और उसमें ऊष्मीय विकिरण की जो तीव्रता है या घनत्व है वो 1/λ⁴ के पावर के बराबर व्युत्क्रमानुपाती माना गया। 1/λ⁴ है, इसका मतलब वो आवृत्ति के समानुपाती है। इसका मतलब जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता बढ़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात कि जैसे जैसे लैम्डा का मान कम होता चला जाएगा, मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट रेंज में हम चले गए जहाँ वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो तीव्रता जो है उस विकिरण की, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरण प्रकाश उत्सर्जित करने वाले ब्लैक बॉडी की जो इंटेंसिटी होगी वो अनंत हो जाएगी रैले जीन्स फॉर्मूले के हिसाब से। तो किसी भी पिंड की जो इंटेंसिटी है उसके विकिरण की, उससे उत्सर्जित विकिरण की इंटेंसिटी वो अनंत नहीं हो सकती। तो ये एक गलत इंटरप्रिटेशन था जो कि क्लासिकल सिद्धांत के आधार पर हुआ, और यहाँ पर एक विषमता आई जिसको दूर करने का प्रयास किया गया। आगे हम देखते हैं। हालांकि जो कृष्णिका विकिरण का एक दूसरा ऑब्जर्वेशन देखने में आया, उसका बहुत अच्छे से समाधान वीन ने किया और उसने
उन्होंने एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है स्लाइड में, उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो कृष्ण पिंड है उसका ताप बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसकी तीव्रता तो बढ़ती है, लेकिन जिस रंग पर हमको पीक मिल रहा था, जिस वेवलेंथ पर हमको पीक मिल रहा था, वो पीक लगातार लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो ये जो शिफ्ट है, इसी को विस्थापन, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, कि जो लैम्डा मैक्स है, मतलब वह अधिकतम वह तरंग दैर्घ्य जिस पर कृष्णिका पिंड की तीव्रता अधिकतम होती है, वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके लिए इन्होंने किसी थ्योरी का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक एम्पिरिकल फार्मूला उन्होंने निकाला जिसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। और क्वांटम सिद्धांत आने के बाद भी ये फार्मूला वैलिड रहा, ये इसकी ब्यूटी है। अब हम आ जाते हैं रेले जीन्स लॉ के फेल्योर पर, जिसे हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। रेले जीन्स लॉ के अनुसार जो कृष्ण पिंड है उसमें जो विकिरण की विधाएं हैं वो भी आवृत्ति के वर्ग के अनुरूप बढ़ती चली जाती हैं, और विकिरण की तीव्रता भी आवृत्ति के वर्ग के रूप में बढ़ती चली जाएंगी उनके द्वारा निकाले गए सूत्र के अनुसार, जो कि संभव नहीं है।